आज बच्चों हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का थर्ड कंपोनेंट जो कि है ईसोफेगस। जो फर्स्ट कंपोनेंट हमने डिस्कस किया था वो है ओरल कैविटी, सेकंड हम फेरेंक्स को भी देख चुके हैं। ईसोफेगस आप लोगों ने जब गट का कंप्लीट स्केच ड्रॉ किया था तो उसमें देखा था ईसोफेगस जस्ट एक ट्यूब है जो कि ओरल कैविटी से आने वाली फूड को ट्रांसफर करती है स्टमक में। आपका जो कंप्लीट ट्रंक का रीजन होता है ना, उसमें एक शीट होती है डायफ्राम, वो पढ़ेंगे आप इंशाल्लाह जब रेस्पिरेटरी सिस्टम में वहाँ पे डिटेल देखोगे। तो डायफ्राम क्या करता है, ट्रंक के दोनों पार्ट्स को इस तरह से डिवाइड करता है। जो अपर पार्ट होता है डायफ्राम से उसे हम थोरेसिक कहते हैं, लोअर पार्ट को हम एब्डोमेन कहते हैं। तो इसोफेगस जो है इस डायफ्राम के अंदर से गुजरती हुई स्टमक में जाके ओपन होती है। और अगर मैं इसको यहाँ पे जूम करके आपके लिए ड्रॉ कर दूं तो इस तरह की एक ट्यूब आपने ड्रॉ की थी लास्ट लेक्चर में, ये उसकी अपर ओपनिंग और ये है लोअर ओपनिंग, और ये आपने ड्रॉ किया था उसके साथ स्टमक, और स्टमक ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये कंप्लीट स्केच हम ड्रॉ कर चुके हैं। ये इसोफेगस जो है, ये जो शीट होती है एब्डोमेन और थोरेसिक पार्ट के दरमियान, ये वाली, इसे हम डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम के दरमियान सुराख करके ये वहां से गुजरती है और स्टमक में जाके ओपन होती है। और इस इसोफेगस का सच कोई फंक्शन नहीं होता है, ये जस्ट क्या करती है, पिक करती है फेरेंक्स से, ओरोफेरेंक्स से कह सकते हो या फिर ओरल कैविटी कह सकते हो, वहां से फूड को पिक करती है और उसको ट्रांसफर कर देती है स्टमक के अंदर। और ना ही यहाँ पे फूड डाइजेस्ट होती है, ना ही फूड को डाइजेस्ट करने वाला कोई ग्लैंड होता है। तो एज सच इसका कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है इसोफेगस का नहीं होता। लेकिन जो चीजें आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकती हैं वो यहाँ पे नोट कर लें। और फर्स्ट है इसोफेगस की लेंथ जो कि है 25 सेंटीमीटर्स। विड्थ होती है इसोफेगस की 30 मिलीमीटर्स। और थर्ड पॉइंट जो कि आपको ज़हन में रखना है वो ये है कि यहाँ पे कोई भी फूड डाइजेस्ट नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मौजूद नहीं होते हैं इसोफेगस में। एंड लास्ट पॉइंट जो कि आपको ज़हन में रखना है, इसोफेगस जो है ये ओनली क्या करती है, फूड को ट्रांसफर करती है फ्रॉम ओरल कैविटी टू स्टमक। तो अगर यहाँ पे ओरल कैविटी थी आपकी, तो ओरल कैविटी एंड स्टमक के दरमियान कम्युनिकेट करने के लिए हम ये एक रोड यूज़ करते हैं, या फिर आप कह सकते हो एक पाइप यूज़ करते हैं जो कि ओरल कैविटी से फूड को पिक करके स्टमक में भिजवा देती है। ये फिगर जो आपने लास्ट टाइम ड्रॉ की थी ना, तो ओरल कैविटी से लेके ड्यूडेनम तक फूड को क्या किया जाता है, कंप्लीटली डाइजेस्ट किया जाता है स्मॉलर पीसेस में। और डाइजेस्ट करने के बाद ये जो लास्ट आपको पार्ट्स नजर आते हैं, जिजुनम, इलियम एंड लार्ज इंटेस्टाइन की, यहाँ पे ओनली एब्जॉर्प्शन होती है। तो ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम के दो ही काम है, फूड को स्मॉलर पीसेस में ब्रेक करना सो डैट उसकी एब्जॉर्प्शन आसान हो सके, और सेकंड हाफ का काम क्या है, फूड को एब्जॉर्ब करना, मीन्स के यहाँ से निकाल के ब्लड को देना। ब्लड क्या करेगा, पूरी बॉडी में उस फूड को जो कि हमने डाइजेस्ट की होगी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो कंप्लीट ये जो पाथवे होता है, तो ये सारा ट्यूब आपने ड्रॉ किया हुआ है, इसे आप गट भी कहते हो, इसे आप जीआईटी भी कहते हो, इसके मल्टीपल नेम से वो यूज किए जाते हैं, वो मैं आपको लिखवा देती हूँ। या तो आप इसको कह सकते हैं ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, सेकंड आप इसको गट कह सकते हो, थर्ड आप इसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कह सकते हो, और समटाइम्स इनके लिए शॉर्ट फॉर्म्स भी यूज होती हैं, लाइक आप जीआई ट्रैक्ट कहते हैं, जी शो करता है गैस्ट्रो को, आई शो करता है इंटेस्टाइनल को, और समटाइम्स हम इसको जीआईटी भी कहते हैं। तो ये सब नेम्स याद रखिएगा, चाहे आप डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कह रहे हो, गट कह रहे हो, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कह रहे हो, जीआई ट्रैक्ट कह रहे हो, या जीआईटी कह रहे हो, ये सब सेम चीज़ के लिए हमें यूज़ करने हैं, जिसमें सारी ट्यूब या सारा पाइप आता है। और ये जो पाइप है इसोफेगस से स्टार्ट हुआ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, ये सब चीज़ें आप लोगों ने ड्रॉ की थी। तो इस कंप्लीट गट की वॉल की कंपोजिशन में आपको लिखवाना चाह रही हूँ अभी। गट की वॉल क्या है, लाइक इसोफेगस की, स्टमक की, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, दोनों की वॉल में कितनी लेयर्स मौजूद होती हैं, ये किस चीज़ की बनी होती है। तो कंप्लीट गट वॉल की कंपोजिशन ड्रॉ करते हैं, और उससे पहले ये भी नोट कर लें कि इसोफेगस को हम गलट भी कहते हैं। सो गलट इज अ ट्यूब विच ट्रांसफर बोलस फ्रॉम ओरल कैविटी टू स्टमक। तो टोटल गट की वॉल में बच्चों 4 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट को हम कहते हैं सीरोसा, सेकंड को हम कहते हैं मस्कुलर लेयर, एंड थर्ड लेयर जो होती है गट की वॉल के अंदर वो होती है सबम्यूकोसा। सबसे लास्ट लेयर जो कि इनर साइड पे मौजूद होती है वो है म्यूकोसा।
इन चारों लेयर्स में से सबसे आउटर साइड पे मौजूद है सीरोसा। आउटर साइड से सेकंड बनती है मस्कुलर, थर्ड है सबम्यूकोसा एंड फोर्थ है म्यूकोसा। अगर आपके सामने मैं ये सपोज कर लूं कि ये एक ट्यूब है एसोफेगस, अगर ये आपको नजर आ रहा हो, ये जो सबसे आउटर कवर है ये सपोज कर लें ये है सीरोसा, ये है मस्कुलर और ये है सबम्यूकोसा, और सबसे इनर साइड पे जो मौजूद है ये है म्यूकोसा। और ये फिगर में भी आपको नजर आ रही होंगी चारों लेयर्स। और ना सिर्फ ये इसोफेगस की वॉल में 4 लेयर्स अरेंज होती हैं और कंप्लीट ट्यूब बनाती हैं, बल्कि ये स्टमक के अंदर भी हैं, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी होती हैं। सीरोसा लेयर को हम पेरिटोनियल लेयर भी कहते हैं। और ये जो सबसे आउटर लेयर सीरोसा होती है, ये हमारी गट की कंप्लीट पार्ट्स को क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और ये बनी होती है स्क्वेमस एपिथेलियल लेयर मौजूद होती है इसकी कंपोजिशन में। और स्क्वेमस लेयर क्या होती है ये आप लोगों ने पढ़ा था टिश्यूज के चैप्टर में। और सिंगल लेयर होती है, इसलिए हम कहते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज की बनी हुई है सीरोसा, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हमारे गट के हर एक पार्ट को। जो मस्कुलर लेयर होती है इसमें मौजूद होते हैं मजीद 2 लेयर्स। और अगर मैं ये इसोफेगस यहाँ पे हाईलाइट कर दूं तो मसल्स के जो सेल्स होते हैं वो लंबे फाइबर्स की तरह के होते हैं। और अगर इसोफेगस की लेंथ वाइज कोई फाइबर अरेंज हो रहा है तो उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर फाइबर्स हैं, ये सेल हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं जो आउटर लेयर होती है मसल्स की गट की वॉल के अंदर, उनके सेल्स लेंथ वाइज अरेंज होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं वो है लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर फाइबर। जो आउटर साइड से सेकंड लेयर होती है मसल्स की, वो अलोंग द विड्थ अरेंज होती है। और अगर वो विड्थ अरेंज होते हैं तो उनकी शेप सर्कुलर होती है। अगर ट्यूब की चारों तरफ से एक सर्कुलर फॉर्म में अरेंज हो रही है तो उन मसल्स को क्या बोलेंगे, सर्कुलर मस्कुलर फाइबर्स। एक और चीज याद रखिएगा कि गट के हर एक पार्ट के अंदर मसल्स की 2 ही लेयर्स होती हैं, एक है लेंथ वाइज लॉन्गिट्यूडनल और एक है सर्कुलर जो कि है विड्थ वाइज अरेंज होगी। गट के सारे पार्ट्स में से जो स्टमक का पार्ट होता है उसमें मसल्स की एक एडिशनल लेयर मौजूद होती है। और वो जो मसल्स के फाइबर होते हैं वो इस तरह से थोड़े से ओब्लीक रेंज होते हैं और ये सबसे इनर साइड पे होते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल है आउटर साइड पे, सर्कुलर इनर साइड पे, और सबसे इनर साइड पे ओनली स्टमक के अंदर होते हैं ओब्लीक मस्कुलर लेयर। तो ये ओनली मौजूद है स्टमक में, ऑब्जेक्टिव में आपको आ सकता है। रिमेनिंग गट के पार्ट्स में जिसमें इसोफेगस भी है, जिसमें इंटेस्टाइन भी है, उसमें मसल्स की ओनली 2 लेयर्स होती हैं, लेंथ वाइज एंड विड्थ वाइज। और मसल्स ये जो हैं, ये मैंने आपको ये भी टिश्यूज में बताया होगा, मसल्स क्या करते हैं, बॉडी को मूव करवाने में हेल्प करते हैं। और गट की वॉल के अंदर जो मसल्स होते हैं वो होते हैं स्मूथ मसल्स। और स्मूथ मसल्स जो होते हैं आपको पता है ये इनवॉलंटरी हैं, ये हमारी विल के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करते हैं। ये जो थर्ड लेयर आपको नजर आ रही है गट की वॉल के अंदर, सब म्यूकोसा में मौजूद होते हैं मैक्सिमम ब्लड वेसल्स, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करने के लिए, सेल्स को अलाइव रखने के लिए एंड ब्रेन के साथ कम्युनिकेट करने के लिए मौजूद होते हैं नर्व फाइबर्स। और जो म्यूकोसा मौजूद होती है सबसे इनर साइड पे गट की वॉल के अंदर, गट का कोई भी पार्ट चाहे इसोफेगस है, स्टमक है या इंटेस्टाइन है, म्यूकोसा के भी मजीद होती हैं 3 पार्ट्स। जो सबसे आउटर साइड पे है उसे हम कहते हैं मस्कुलरस म्यूकोसा। आउटर साइड से जो सेकंड लेयर बनती है उसे हम कहते हैं लैमिना प्रोप्रिया। और सबसे इनर साइड पे जो म्यूकोसा की लेयर होती है उसे हम कहते हैं एपिथेलियल लेयर। ये जो सब लेयर्स आपको बताई हैं इसको याद रखिएगा, ये मैंने आउटर साइड से इनर साइड पे लिखवाई है। अगर आपको स्टेटमेंट में लिखा हो कि इनर साइड से फर्स्ट कौन सी बनती है तो फर्स्ट आपकी बनेगी म्यूकोसा, सेकंड बनेगी सब म्यूकोसा, थर्ड मस्कुलर एंड फोर्थ सीरोसा। तो ये है आउटर साइड से इनर साइड पे। इस साइड से अगर आप काउंट करना चाहेंगे तो ये आपकी फर्स्ट है इनर साइड से, और ये आपकी आउटर साइड वाली जो है ये आपकी बनेगी फोर्थ उस केस में जब हम काउंट करेंगे यहाँ से इनर साइड से। आउटर साइड से काउंट करेंगे तो ये फर्स्ट बनेगी और ये सेकंड बनेगी।
एक और लास्ट टर्म मैं आपको ऐड करवाना चाह रही हूँ, ये है कि जब भी फूड ने इसोफेगस से स्टमक में, स्टमक से इंटेस्टाइन के इन सारे पार्ट्स में मूव करना होता है, तो फूड की उस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टालसिस है। पेरिस्टालसिस क्या होता है, ये भी हमें ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, इसको भी देखते हैं। सपोज करें ये है इसोफेगस, और इसोफेगस में ये मौजूद है बोलस, जो कि आया है ओरल कैविटी से। और आपको पता है कि इसोफेगस में दो तरह के मसल्स हैं, एक है अलोंग द विड्थ जो कि है सर्कुलर, एक है अलोंग द लेंथ जो कि है लॉन्गिट्यूडनल। जब भी बोलस की बैक साइड पे सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो वो बोलस को यहाँ से क्या करते हैं, फॉरवर्ड साइड पे एक पुश प्रोवाइड करते हैं और बोलस फॉरवर्ड साइड पे मूव करता है। तो इट मीन्स कि जहाँ कहीं पे फूड मौजूद है इसोफेगस में, स्टमक में या इंटेस्टाइन में, तो उस फूड की बैक साइड वाले जो सर्कुलर मसल्स हैं वो क्या हो रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फूड की बैक पे जो सर्कुलर है वो क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट। और जहाँ पे सर्कुलर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल जो हैं वो उससे रिवर्स वर्क करेंगे, वो रिलैक्स होंगे। एंड फूड की फ्रंट साइड पे यहाँ पे जो सर्कुलर मसल्स हैं वो आप देख रहे हो कि पीछे वाले साइड पे एरिया कम है, यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। तो जब सर्कुलर मसल्स रिलैक्स कर रहे हैं तो वहाँ पे एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब ये सिकुड़ना शुरू हो जाएंगे तो दोनों तरफ से एरिया कम होना शुरू हो जाएगा। तो फ्रंट साइड वाले सर्कुलर क्या कर रहे हैं, रिलैक्स, और लॉन्गिट्यूडनल क्या कर रहे हैं, उससे रिवर्स जो कि है कॉन्ट्रैक्ट। और इस सारी एक्टिविटी की वजह से बैक साइड पे जो एरिया है वो क्या है, स्मॉलर, और फूड को फॉरवर्ड साइड पे पुश प्रोवाइड करेगा। और इस सारी एक्टिविटी की वजह से फूड की फ्रंट साइड पे कट का एरिया क्या होता है, लार्जर, जो कि रिलैक्स रह के अलाउ करेगा फूड को मूव होने में। तो पेरिस्टालसिस फिर हम लिखते हैं अल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स इन गट फॉर मूवमेंट ऑफ फूड। तो आज हमने डिस्कस किया बच्चों, इसोफेगस ऐसा सच इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। कंपोजिशन ऑफ गट वॉल जो है ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। पेरिस्टालसिस क्या होता है ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। अगर ये चीज़ रिवर्स हो जाए, मीन्स कि ये वाले जो फूड की फ्रंट साइड वाले मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और बैक साइड वाले रिलैक्स हो जाए, तो उस केस में आपकी फूड जो है बैकवर्ड फ्लो करना शुरू कर देती है, जो कि वॉमिटिंग के केस में होती है। तो उसे हम कहते हैं ये एंटी पेरिस्टालसिस है, पेरिस्टालसिस का ऑपोजिट हो रहा है। आई होप मेरे बेटे ये तीनों टॉपिक्स जो कि ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं ये आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखेंगे स्टमक का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन।